प्रिय विद्यार्थियों, सादर नमस्ते। सभी अभिभावकों और विद्यार्थियों से निवेदन है, जैसा कि कोरोना संकट चल रहा है और ऐसे समय में सरकार द्वारा लॉकडाउन किया गया है, निश्चित रूप से हमारी दिनचर्या में और अध्ययन व्यवस्था में भी बदलाव आया है। तो हमारे शेर श्री सूरजमल तापड़िया ट्रस्ट एवं सुप्रीम फाउंडेशन के द्वारा आदरणीय डॉक्टर हेमंत कृष्ण मिश्र के मार्गदर्शन में ऑनलाइन कक्षाएं लेकर ये एक छोटा सा प्रयास किया जा रहा है कि विद्यार्थियों की पढ़ाई सुचारू रूप से चलती रहे। इसके लिए हम इस समय ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से आप देखें और फिर दिन में उसका अभ्यास करें। आज अपन संस्कृत विषय से संबंधित पढ़ेंगे। सबसे पहले ध्यान में रखना है, किसी भी भाषा की अपनी एक शैली और लिपि होती है। प्रारंभ में हम बात करेंगे भाषा। तो प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान देना है, भाषा क्या है? तो भाषा हमारी अभिव्यक्ति का एक माध्यम है। क्या है? माध्यम है। भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है। अपने विचारों को एक के बाद दूसरे तक पहुंचाना, उसका ही जो स्वरूप है, ये भाषा है। इस भाषा के अपन दो भेद मान सकते हैं। जैसे मान लीजिएगा, भाषा लिखित रूप में और मौखिक रूप में भी होती है। तीसरे रूप में हम सांकेतिक कह सकते हैं। बहुत सारे स्थानों पर सांकेतिक भाषा भी काम में ली जाती है, लेकिन अपन मुख्य रूप से इसी विषय पर चर्चा करेंगे। भाषा के दो भेद लिखित और मौखिक होते हैं। लिपिबद्ध किया गया है वर्णों को, वो लिखित रूप है। किसी भी भाषा की एक अनुशासन संरचना जो व्यवस्थित क्रम में हो, लिपिबद्ध हो, वह वर्णमाला है। और भाषा को समझने के लिए हम वर्णों के बारे में समझेंगे। देखिए, यहां मैं आपको बताऊं कि जैसे भाषा के रूपों में अपन अध्ययन करते हैं, तो एक गद्य रचना और एक पद्य रचना होती है। पुस्तकीय ज्ञान के आधार पर गद्य और पद्य भाग अपन पढ़ते हैं। इसी प्रकार किसी भी भाषा की गहराई तक जाने के लिए हमें उस भाषा की व्याकरण का ज्ञान आवश्यक है। आप समझते हैं, प्रारंभ में अपन विशेषकर षष्ठी कक्षा के भैया बहनों के लिए देखें तो व्याकरण शब्द की उत्पत्ति के बारे में आप समझेंगे। यानी वी और आम उपसर्ग है, जिसमें मूल धातु क्री लगता है और लुट प्रत्यय के द्वारा व्याकरण शब्द की रचना हुई है। आप जानकारी करेंगे, मूल धातु हिंदी में आप कहें तो क्रिया, या अंग्रेजी में आप बोले तो वर्ब। ये संस्कृत में हम इसको धातु कहते हैं। जाना गच्छ, पीना पिब, चलना चल, ऐसे बोलना वध। एक वध और वध है, बड़ा अंतर है। उच्चारण करने में ही हमें पता रहना चाहिए, उनके अर्थ का अनर्थ नहीं बने। वध यानी बोलना, ये वध धातु। तो व्याकरण की शब्द उत्पत्ति के रूप में आप मूल रूप से ये समझ सकते हैं, हालांकि जितनी गहराई में जाएंगे वो कम है। वी आम
क्री और ल्युट प्रत्यय के द्वारा व्याकरण शब्द बना है, जिसमें मूल धातु क्या होगी, क्री होगी। अब यहां से हम समझेंगे भाषा की जानकारी के लिए प्रारंभिक कक्षाओं के बालकों के लिए जब अपन पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमको वर्ण का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। अब सबसे पहले बात यह है वर्ण यानी भाषा का लघु रूप, भाषा की छोटी से छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हो, और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, वो क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है। कभी कभी हम लोग तुलना कर देते हैं, वर्ण की तुलना कर देते हैं अक्षर से। समानता के लिए एक बार आप समझेंगे, वर्ण भाषा की क्या है, छोटी इकाई है, लघुतम रूप जिसका और टुकड़े नहीं किए जा सकते। यहां ध्यान देना है, ध्वनि के जिस प्रकार हमारे मुख से उच्चारित वर्ण शब्द बाहर आता है, तो उस उच्चारित प्रक्रिया को हम उस शब्द को ध्वनि कहेंगे। तो मुंह से उच्चारित होने के बाद जो अंदर की वायु बाहर आती है उसके द्वारा उच्चारण होता है। तो इसमें दो प्रकार की प्रक्रिया होती है। एक जैसे मान लो लिखित रूप हम देखते हैं, और एक मौखिक रूप हम सुनते हैं। कान जिस प्रकार देखने का सुनने का काम करते हैं और आंखें जिस प्रकार देखने का काम करती है, कोई भी वर्ण जो भी है लाल, तो लिखित और मौखिक रूप जिस प्रकार कोई भी वर्ण यानी रंग, मानना की केवल समझने के लिए रंग अलग अलग लाल, पीला, हरा, गुलाबी कौन देखता है, हमारी आंखें देखती है। देखने का काम कौन करता है, और ये किस रूप को देखते हैं, लिखित रूप को देखते हैं। ध्वनि, ध्वनि क्या करती है, सुनती है, किसको, मौखिक रूप को सुनती है। तो हम समझ सकते हैं, देखकर लिखित रूप पहचाना जाता है। इसी प्रकार हम एक बार वर्ण और अक्षर के अंतर को देखना, जो एकदम छोटी से छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। बात चल रही थी राम शब्द, जैसे राम है, चलती, राम चलता है, ये पूरा वाक्य हो गया। इसमें शब्द कितने, दो शब्द, यानी वर्णों से क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं। जब आपके पास कोई भी अस्माकम भारत देश है, माना कि अपन बात करते हैं भारत देश में, तो जैसे भारत, यहां ये एक शब्द हुआ, क्या हुआ, एक शब्द हुआ जिसमें भारत, तीन अक्षर हुए। कितने अक्षर हुए, तीन अक्षर हुए। लेकिन जब हम वर्ण की बात करेंगे तो इसके और टुकड़े हो सकते हैं क्या, तो ब धन आ और रे धन ए धन त धन अ, इस प्रकार इसमें अक्षर ज्यादा हो जाते हैं। राम है, आप देखेंगे राम, इससे एक बार केवल यहां से देख लेते हैं, राम यानी शब्द कितने हुए, दो, रा धन में। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा समझेंगे यहां पर, जो वर्ण की, वर्णों का सार्थक समूह है, समूह क्या बनाता है, शब्द बनाता है। ध्यान देंगे, वर्णों का सार्थक समूह है, शब्द बनाता है, और शब्दों का सार्थक समूह है, वाक्य बनाता है। तो वर्णों से क्या बना, शब्द, शब्द से क्या बना, वाक्य। इस चीज का जरा ध्यान रखेंगे। और अक्षर और वर्ण का भी जो कुछ भेद है वो हमारे ध्यान में रहना चाहिए। अब अपन बात करेंगे वर्ण व्यवस्था में। अब सभी वर्णों को अगर लिपिबद्ध अनुशासित रूप से क्रमबद्ध कर दिया जाए तो वर्णमाला बन जाता है। क्या बन जाता है,
वर्णमाला। जिस प्रकार पुष्पों को पिरोकर पुष्पों की माला पुष्पहार बना दिया जाता है, उसी प्रकार जैसे मान लो मोती है, मोतियों को व्यवस्थित पिरोकर धागे में और मोतियों की माला बना दी जाती है, तो वर्णों को क्रमबद्ध अनुशासन पूर्वक और क्रमबद्ध करने से वो वर्णमाला बन जाती है। तो ये विशेषकर जहां तक हमारी संस्कृत भाषा की बात है, सभी भाषाओं की जननी है और विश्व की प्राचीनतम भाषा है। इसमें हम देखते हैं वर्ण को हम दो भागों में, दो भेदों में बांट देते हैं, स्वर और व्यंजन। समझिएगा, वापस इसका अभ्यास भी करना और विशेषकर प्रारंभिक विद्यार्थी जो हैं वो यहाँ से अभ्यास ज्यादा करें। हालांकि प्रतियोगी परीक्षाओं में भी यहाँ से बीच बीच में से प्रश्न ले लिए जाते हैं, उठा लिए जाते हैं, इसलिए सभी के लिए ये बहुत ही उपयोगी है। अब हम स्वर के भेद की बात करेंगे तो मूल रूप से स्वर में ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। तीसरा, संस्कृत भाषा की दृष्टि से हम निश्चित रूप से प्लुत कहेंगे, प्लुत भाव, यानी अपन ह्रस्व और दीर्घ इन स्वरों को जब पढ़ेंगे तो आप देखना एक बार, जैसे दीर्घ का अर्थ क्या होता है, बड़ा, दीर्घ यानी बड़ा, और ह्रस्व यानी लघु, छोटा, लघु रूप। तो जो मूल स्वर होते हैं वो ह्रस्व में आ गए, जैसे ए, ई, उ, री और री। यह ह्रस्व स्वर है जो 5 हो गए। दीर्घ स्वरों में क्या होता है, दीर्घ में सबसे पहले बात तो है हर्ष में जो हम उच्चारण करते हैं उसमें कम समय लगता है, दीर्घ में दुगुना समय लगता है और प्लुत में तिगुना समय लगता है। उच्चारण की दृष्टि से जो समय लगता है बोलने में, दीर्घ में हम बात करेंगे आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ और औ। तो ये हो गए 8। यहां ध्यान देंगे, ये 5, ये 8, यानी 13 स्वरों को भी आप समझ सकते हैं। और अगर एक बार संयुक्त को भी अपन छोड़ें तो कभी कभी स्वर हम 9 भी देखते हैं, वो उस प्रश्न की शैली पर निर्भर करेगा। तो यहाँ कुल अक्षरों की एक बार चर्चा करें अपन, तो अब जैसे इसमें प्लुत मिलाएंगे तो 21-22 स्वर भी आते हैं। जैसे मान लो कुछ विद्वानों की राय यह है कि री का जब दीर्घ रूप नहीं है तो फिर उसको हम प्लुत में कैसे गिने। तो इस स्थिति में यहां से प्लुत की रचना करेंगे तो 21 हो जाएंगे। और कुछ विद्वान ये कहते हैं कि री का दीर्घ रूप तो नहीं है, लेकिन जब इसको प्लुत में लाएंगे तो प्लुत में आते आते री का भी रूप होता है, तो वो 13 और 8 फिर, इसलिए हमने कहा 21-22। अब अपन चर्चा करते हैं, यानी अपने को वर्ण 46 होते हैं, यहां तक पहुंचना है। वर्ण 46 होते हैं, अगर ये सारे जोड़ भी दिए जाए, जैसे 21-22 की जो गणना है उसको करेंगे तो कुछ लोग 63-64 के विद्वानों में भी इस बारे में ये लगातार मत के रहना कोई बड़ी बात नहीं है, विवाद भी रहता है, एक मत नहीं रहते हैं। यहां हम चर्चा करेंगे व्यंजन की। जैसे ये स्वरों को हमने बांट दिया, इसी प्रकार हम व्यंजन को कितने भागों में बांट देते हैं। सभी विद्यार्थी ध्यान से इसको समझेंगे। यहां से कई प्रकार के प्रश्न उठा लिए जाते हैं। यानी व्यंजन कितने होते हैं,
तो अपन मुख्य रूप से 33 व्यंजनों की चर्चा करते हैं। ये स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। संयुक्त व्यंजनों की बात करेंगे नहीं। जैसा कि अपन चर्चा कर रहे थे, यानी बात चली थी 13, 33, 46। तो अपन यहां से इसका और वर्गीकरण करेंगे। स्पर्श व्यंजन क्या है? तो देखो, वर्ण व्यवस्था के व्यंजन में 5 वर्ग होते हैं। ये विद्यार्थियों, कितने वर्ग होते हैं? 5 वर्ग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। 5 वर्गों में प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं। यहाँ ग तक, यहाँ य तक, यहाँ अण तक, यहाँ न तक, यहाँ म तक। देखिए, सबसे पहले जो बात करनी है, यानी 5 वर्गों के 5 गुणा 5, ये हो गए 25 वर्ण। कितने वर्ण हो गए? 25 वर्ण हो गए आपके स्पर्श व्यंजन के। अब क्या होता है, यहां से अपन कैसे मैं तक, ये जो स्पर्श व्यंजन के 25 वर्ण है, इसमें जो पंचम वर्ण है सभी वर्गों का, क वर्ग का, च वर्ग का, ट, त और प वर्ग का, सभी वर्गों का पंचम वर्ण है। इनके उच्चारण में ध्यान में रखना होगा आपको। जैसे मान लो क वर्ग का पंचम वर्ण, तो उच्चारण जब करते हैं हम, तब इनको बोलते क्या? हमारी जो ध्वनि है, कई बार आप लोग देखते हैं, ध्वनि, हमें शुद्धता का ध्यान देना है। यहां अंग, अंक, कौन सा उच्चारण लेना है, क्या बोलना है? कई लोग अड़े बोल देते, कई अणे बोल देते, कई ये बोल देते, और कुछ तो इन 3 का एक ही उच्चारण करते हैं। तो यहां ध्यान में रखना है आधा क का क वर्ग है ना, तो यहां इसकी और वर्ग की तुलना करते हुए बोलना है। जैसे मान लो आप ये वर्ण बोल रहे हैं, तंग, ये, अण, त वर्ग का पंचम वर्ण न और प वर्ग का पंचम वर्ण मैं। इनके उच्चारण में भी हमें ध्वनि, जब आप निकालते हैं, ध्वनि का बड़ा महत्व होता है, तो उच्चारित करने में इनका ध्यान रखना। तो ये स्पर्श व्यंजन कितने हो गए आप समझेंगे, बराबर 25 हो गए। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन देखिएगा आप लोग, अंतस्थ व्यंजन हो गए। आप कहेंगे ये, रे, ल, व। अब हम संस्कृत की बात करेंगे तो इसको सही नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि इसका कर्म आपको यह रखना है, ठीक है, इसका कर्म यह रखेंगे तो अब ये सही माना जाएगा। हालांकि अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? अंतस्थ व्यंजन 4 हैं। अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? 4। तो ये, व, र, ल, ये 4 अंतस्थ व्यंजन हो गए। उच्चारण करते समय हमारी मुख्य निकली वायु के आधार पर ऊष्म व्यंजन को भी आप समझेंगे। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन कितने हैं? 4, ठीक है। श, स, स और है। तो ध्यान में देना रखना, ये 4 ऊष्म व्यंजन हो गए। अब यहां से आप देखेंगे 25, 4, 29, 4, 33, तो ये हमारे व्यंजन हो गए 33। स्वर हो गए थे हमारे 13। हमने जो 9, 5, 21, 22 और 13, 11 की चर्चा की थी थोड़ी सी, तो इनको आपको ध्यान में रखना है।
कल को कोई प्रश्न पूछा जाए तो उस प्रश्न का जवाब या उसकी उत्तर देने का तरीका उस प्रश्न के ऊपर भी निर्भर करेगा। तो ये 33 कुल वर्ण हो गए 46। तो हम अपनी दिनचर्या को इस लॉकडाउन में व्यवस्थित बनाएं और जो ये ट्रस्ट का प्रयास किया गया है इसका आप उपयोग करें, सदुपयोग करें और दिन में भी तैयारी करें। पुनः आप सबका आभार जताते हुए अभिनंदन करता हूं और सेठ श्री सूरजमल तापड़िया सुप्रीम फाउंडेशन का बहुत बहुत साधुवाद।